अनलेस लैक कमर्शियल सब्सटेंस हो, या फिर कहता है फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर द एसेट, ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई इधर आ जा, received nor the asset given up is reliably measured। ना दोनों के एसेट की ना मैयर हो सकती हो तो क्या करोगे, कैरिंग अमाउंट लोगे ना, नीचे लिखा हुआ है, फिर क्या करोगे, कैरिंग अमाउंट लोगे। ठीक, अब यही चीज आपको थ्योरेटिकली आ जाए, क्या चीज आ जाए, थ्योरेटिकली आ जाए, पॉसिबल है, क्या करो, एक्सप्लेन करो। सिचुएशन वो कौन सी, ये वाली, लिखा हो लैक कमर्शियल सब्सटेंस। अब आप बताएं कि आप किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करेंगे, बस ये लिखा हो, एक्सप्लेन करो। उसका फेवरेट एरिया थ्योरेटिकली दे देना, एक्सप्लेन, चुप करके आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ये वाले पैरा में से ये 4 लाइंस कॉपी करेंगे, एक्सचेंज फेयर वैल्यू के ऊपर लेना है, अनलेस कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रही हो, फेयर वैल्यू दोनों की ना मैयर हो रही है, तो हम क्या करेंगे, कैरिंग वैल्यू और एसेट गिवन अप प्लस और माइनस कैश पेड, प्लस कैश पेड इफ हमारी फेयर वैल्यू ज़्यादा हो जाए, पे कर रहे होंगे हम, कहानी खत्म, आराम से देख देख के। तो एक्सचेंज के 4 रूल्स जो हम याद कर करके थक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, कहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ 2 जगहों पे, एक डेफिनेशन, एक ये। एक्चुअल में ये जनरली कितने रूल है, 2, फेयर वैल्यू एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश पेड, दूसरी जगह ये, ना तो इसकी मैयर हो रही हो ना उसकी मैयर हो रही हो, लैक हो तो फिर कैरिंग अमाउंट लेनी हमने, फेयर वैल्यू है जो सी अवेलेबल हो। ले जी, एक्सचेंज की कहानी ख़त्म हो गई। अब आते हैं हम एक्सचेंज की कहानी के अंदर एक छोटी सी चीज़, छोटा सा क्वेश्चन, मैं इसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिटरमिन करवाऊंगा। पहली सिचुएशन है, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज 50,000, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन इज 27,000। आगे कहता है फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर रिलायबली मैयर्ड। अब इसका मतलब है जो फेयर वैल्यू गिवन है ना, ये है ही नहीं, मोर रिलायबली का मैयर्ड बस वो दूसरे वाला जिसके बारे में कह रहा है वो है, दूसरी को क्या करोगे, गायब कर दोगे, आप 50,000 ले लोगे, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, बस कहानी खत्म। सेकंड सिचुएशन में फेयर वैल्यू नहीं 50 है, ओल्ड की 25,000 है, और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज मोर रिलायबली मैयर्ड है। अब 25,000 में कैश पे भी आ रहा है ऊपर कहीं पे, 18,000 हमने कैश भी पे किया, तो क्या करेंगे, 25 जमा 18 कर देंगे, 43 बन जाएगी। अगली चीज़, फेयर वैल्यू ऑफ 48 है, ओल्ड की 26 है, और दोनों की क्या है, मोर रिलायबली मैयर्ड है, मीन्स दोनों कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ओल्ड ही बेस करेंगे, 26 जमा 18 44 हो जाएगी। उससे अगली सिचुएशन, नए की 45 है, ओल्ड की 28 है, दोनों की फेयर वैल्यू नॉट रिलायबली मैयर्ड है, या फिर कमर्शियल सब्सटेंस लैक है, तो फिर क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट 40 माइनस 13 करके 27 आ जाएगी, 40 कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी 13 है, तो आप ये 27 निकालेंगे, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड, कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। बाकी की एंट्री आपको आती है माशाल्लाह से। अब आपका ये कोई एक आधा क्वेश्चन है, ये एक्सचेंज किससे रिलेटेड कोई पास पेपर है, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, क्या करते हैं, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। अगर आपकी क्या कर रहे हो, एसेट इंप्रूव हो रहा हो, आपकी लाइफ बढ़ रही हो, या फिर रिप्लेसमेंट पार्ट हो, प्रोवाइडेड ओल्ड पार्ट आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो तब आप क्या करते हैं, तो हम
कैपिटलाइज करते हैं और इसे डेप्रीशिएट करते हैं ओवर द रिमेनिंग एसेट। ठीक, प्रोवाइडेड हमारी क्या चीज़ हो रही हो, बढ़ रही हो। यार एक मिनट, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, चलें जी, ओके जी। तो अगर आपका कोई ऐसे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, मसलन बुक वैल्यू 60 थी, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आया जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ा, ऐड अप करना पड़ा कोई ख़र्चा, तो आपने ख़र्चा ऐड किया, रिमेनिंग लाइफ यहाँ पर फाइंड की और डेप्रीसिएशन फिर बनेगी आपकी पुराना WDV को, जो पुरानी रिमेनिंग लाइफ है पूरे साल की, प्लस ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया, एक एडिशन की और 3 महीने पहले एडिशन की, तो उस वक्त रिमेनिंग लाइफ 5.25 रहती थी, तो आपने क्या किया, दोनों की अलग अलग डेप्रीसिएशन की। यहाँ पर जब पहुँच जाएंगे तब आगे काम का नहीं आसान है, मीन्स आगे दोबारा से रिमेनिंग लाइफ फाइंड करेंगे और यहाँ पर रिमेनिंग लाइफ इकट्ठी करके आगे चला देंगे काम। लेकिन जिस साल में एडिशन आ रही है, जिस साल में एक्सपेंडिचर है, वहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकलिटी डेप्रीसिएशन के ऊपर आपकी आ सकती है। अगर साल के शुरू में हो कोई टेंशन नहीं, साल के एंड पर हो कोई टेंशन नहीं, मिड में हो थोड़ी सी टेंशन होगी। ठीक है जी। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग में आपकी क्या चीज़ हो चुकी हुई है, चेंज आ चुकी हुई है। आपने कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग अगर साथ आ रही है इसके सेलिंग सैम्पलिंग कॉस्ट आ रही है, तो ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। लेकिन अगर खाली लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग रन, फिर आ जाएगी। ये रिसेंट बुक के अंदर चेंज है, पैराग्राफ 20A एडेड है, 20A है गालिबन। पुराना पास पेपर है वो भी चेंज हो जाएगा ना? डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, उसमें टेस्टिंग थी, डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। मैंने तकरीबन अपनी बुक के अंदर सारे जो हैं सॉल्यूशन चेंज किए हैं। एक आधे में रह गया था, मुझे मेरे स्टूडेंट ने कहा, तो वो मैंने अपने पास डेफिनेटली चेंज कर दिया। अब पब्लिश बुक के अंदर चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैंने चेंज किया। मुझे मेरे स्टूडेंट ने कहा सर यहाँ पे आपने गलत किया हुआ है, आपने पढ़ाया है, ये यहाँ पे गलती रह गई हुई है। तो स्टडी टेक्स्ट में भी सारे चेंज किए गए हैं, सारे सॉल्यूशंस चेंज हुए हैं। काइंडली पुराने पास पेपर खोल के ना देखें, ओरिजिनल पास पेपर के सॉल्यूशन ना देखें, वहाँ पे गलती की तरफ ही जाएंगे। आप क्या करेंगे, गलती की तरफ ही जाएंगे, गलती की डगर के ऊपर ही रहेंगे। फिर स्पेसिफिक पॉइंट से बस देखें ना। नहीं, स्पेसिफिक पॉइंट, अब एक बच्चा है वो पढ़ रहा है पास पेपर, ओरिजिनल सॉल्यूशन से देखे जा रहा है, ओरिजिनल सॉल्यूशन से देखे जा रहा है, आई कैप से डाउनलोड किए हुए, इतनी चेंजेस के बाद तो फिर क्या होगा, फिर वो उसने तो वो पुराने नॉलेज के ऊपर ही रहना है ना। तो उससे बहुत बेहतर है स्टडी टेक्स्ट देख लो। अपनी बुक होने के बावजूद मैं क्या कह रहा हूं, मेन सोर्स क्या है, स्टडी टेक्स्ट। मेन सोर्स क्या है, स्टडी टेक्स्ट। मैंने भी तो उसी को ही फॉलो किया ना, मैंने भी तो उसी को फॉलो करके देख के चीज़ों को अपनी बुक में चेंज किया है। मैंने तो किसी और ज़ैद बकर की बुक को तो नहीं देखा। आई कैप की बुक में जो चेंजेस आई हैं वो चेंजेस बता रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड में 2021 में चेंज थी, ये वाली 2021 की चेंज आई हुई है, बुक में नहीं थी, एज इट इज चल रहा था टिल स्प्रिंग 23। लेकिन ऑटम 23 में करोगे ना ये काम, पहले कैपिटलाइज हो जाता था, अब करोगे ना क्रॉस लगेगा, फिर एग्जामिनर कमेंट्स आएंगे। डिस्पाइट के स्टडी टेक्स्ट में लिखा भी हुआ है, एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, फिर भी स्टूडेंट को कुछ पता नहीं है। अगली चेंज है जनाब, आपकी सेटलमेंट डिस्काउंट होती है, सॉरी डिसमेंटलिंग। चेंज तो नहीं है ये। डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द साइट फॉर विच इट इज रिक्वायर्ड, फॉर विच द एंटिटी इनकर्स द लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि IS 36 से रिलेटेड कि अगर आपने लाइबिलिटी बुक कर ली हुई है, कॉस्ट का पार्ट बना दिया हुआ है,
तो डिस्पेंडिंग कॉस्ट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज रेजिडुअल वैल्यू इफ़ इट इज़ नॉट बुक्ड एज लायबिलिटी। तो रेजिडुअल वैल्यू के तौर पर आप नहीं लेंगे, डिस्पोजल कॉस्ट के तौर पर आप उसको नहीं लेंगे। अच्छा जी, ये कहानी होगी थोड़ी थोड़ी सी। ये क्वेश्चन है डेल्टा का, पास पेपर है, स्प्रिंग 16 में आया हुआ। ठीक, बहुत अच्छा सा पास पेपर है, हम इसको देख चुके हुए हैं, शायद इससे मिलता जुलता देख लिया हुआ है। अपग्रेडेशन है इसके अंदर, क्या है, अपग्रेडेशन भी है, जो भी मैंने डिस्कस की है वो भी है इसके अंदर। तो इसको आप देख लीजिएगा, और कोई और देखें ना देखें, ये लाजमी तौर पर देख लें। इसमें 2-3 चीज़ें आपकी आ रही हैं। इसमें सेटलमेंट डिस्काउंट भी आ रहा है शायद, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स भी आ रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, और सारी चीज़ें हैं इसमें। वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। चेंज इन एस्टीमेट हो गया, फार्मूला ये आता है इसका, देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन 2 के अकाउंटिंग के लेवल पर आया था। किस लेवल पर आया था? ITA के लेवल पर आया था, और अब आपका लेवल वही है, आपके लेवल भी वही है। वेरी गुड क्वेश्चन। सप्टिका जनरल एंट्रीज थी, लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करके छुट्टी। आबिद लिमिटेड, डिस्पोजल अभी तक टेस्ट नहीं हुई, रीवैल्यूड एसेट की डिस्पोजल टिल स्प्रिंग 23 टेस्ट नहीं हुई एट FAR1 लेवल। बाकी सारी चीज़ें एक दुका करके चेंज टेस्ट हो चुकी हैं। एस्टीमेट दरमियान में फेंकता रहा है, पियानो लिमिटेड, सुकी लिमिटेड, फिर वो कंपोनेंट का क्वेश्चन भी उसने पूछ लिया हुआ है। क्या क्यों नहीं आ सकता? वो से देखें तो सही ना स्टडी टेक्स्ट। आपका क्या ख्याल है? सिर्फ जनरल एंट्रीज आएंगी, नोट नहीं आ सकता? इसमें क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं। नोट एक्सट्रैक्ट्स हैं, जनरल एंट्रीज हैं, 3 तो चीज़ें होती हैं बेचारी। जनरल एंट्रीज मेरा नहीं ख्याल के पूछेगा, पूछ लेगा, पूछ ले इंशाल्लाह पूछ लेगा। हम बनाएंगे वर्किंग, ठा करके एंट्रीज लिखेंगे, कहानी खत्म। कोई तो अगर क्या नाम है 15 एंट्रीज होंगी, कोई 12 तो सही हो जाएंगी। 18 नंबर की जनरल एंट्रीज, और वो वाली जनरल एंट्रीज पूछेगा जो हमें नहीं आती हैं। नहीं, जनरल एंट्रीज का फोकस उसका बिल्कुल स्टार्ट पर था। जब रिवॉल्यूशन R1 के लेवल पर आई थी, तब जनरल एंट्रीज का फोकस था। फिर आगे से आगे नोट और एक्सट्रैक्ट्स। इस वक्त जो एम्फेसिस है, करंट एम्फेसिस या नोट है या एक्सट्रैक्ट्स, ये 2 एम्फेसिस हैं उसके बड़े क्वेश्चन के अंदर। नया कोई चीज़ बना कर दे दे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आबिद लिमिटेड की कहानी है, 4 बिल्डिंग्स हैं, एक ही विसिनिटी पे है, 1 जनवरी 12 को ली है 300 मिलियन की। लाइफ इसकी 20 साल है, और 3-4 दफ़ा क्या हो रही है, रिवैल्यूएशन हो रही है। 30 जून 15 पर एक बिल्डिंग क्या हो रही है, सेल हो रही है 80 मिलियन की। अब हमने इसकी सबसे पहले क्या बनानी है, वर्किंग बनानी है। हमें कहा है कि नोट बना दो, क्या कर दो, नोट बना दो। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन की वर्किंग बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है, 3 कॉलम के ऊपर हम वर्किंग बनाते हैं। बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर कोई डिस्पोजल तो नहीं है। अगर डिस्पोजल हो तो मेरा तरीकाकार तो ये है कि मैं क्या करता हूं, डिस्पोजल से पिछली जो भी रिवैल्यूएशन डेट है यहां तक तो वर्किंग आराम से चलनी है, और फिर हमने क्या कर देना है, वर्किंग के अंदर 2 स्प्लिट लेकर आने। क्या करेंगे, डिस्पोजल को सेपरेट कर देंगे और रिमेनिंग वाले को सेपरेट कर देंगे। अच्छा जी, कैसे लेकर चलेंगे? 300 मिलियन का एसेट था, 20 मिलियन लाइफ थी, और लेकर चले हम 300 मिलियन लाइफ 20 पर डेप्रिसिएशन की, WDV आई, रीवैल्यूड हुआ 323 पर, मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 38 का।
अब इसको हमें करना है डेप्रीशिएट, जहाँ पर रीवैल्यूड अमाउंट आएगी यहाँ पर आप रिमेनिंग लाइफ निकाल लेंगे। आपने कहा 20 साल है, 1 साल गया, 19 बाकी बचे। बाद उसका चेंज इन एस्टीमेट हो जाता है, दरमियान में बता देता है एस्टीमेट चेंज हो गया है, तो रिमेनिंग लाइफ जो वो देगा वो लिख लेंगे। 323 आया, 38 आया। डेप्रीसिएशन करेंगे रिमेनिंग लाइफ के ऊपर, 38 की भी और दूसरे की भी, 17 और 2 आ गया। WDV ये आ गई। फिर दोबारा से रिवैल्यूड अमाउंट 252 और हमारा लॉस आया। पुराना सरप्लस ख़त्म करेंगे और लॉस बुक कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात इस वर्किंग के अंदर, जब भी रिवैल्यूएशन होगी या तो लाइन क्या हो रही होगी, सारी की सारी नेगेटिव में जा रही होगी या सारी की सारी लाइन पॉजिटिव में जा रही होगी। डेप्रीसिएशन करेंगे, इसका भी हिसाब किताब रखने के लिए डेप्रीसिएशन कर देंगे, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। WDV आ जाएगा, फिर से रिवैल्यूएशन हो गई, अपवर्ड गई, पुराना लॉस देखेंगे, बाकी का सरप्लस आ जाएगा। ये जो ही आ जाएगी कौन सी वाली रिवैल्यूएशन की डेट, इस 30 जून से पिछली रिवैल्यूएशन। यहां पर हम कर देंगे स्प्लिट इस वर्किंग को 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। वो वाली वर्किंग जो एसेट्स रिमेनिंग रह जाने वाले हैं, डिस्पोज ऑफ हो जाने वाले हैं, और जो रिमेनिंग रह जाने वाली है, उनको दोनों को कर देंगे अलग अलग। किस किस को 2 हिस्सों में तोड़ना है? एक इसको और एक इसको। एक रिवैल्यूड अमाउंट और एक रिवैल्यूएशन सरप्लस, 2 को तोड़ना है आपने 2 हिस्सों में। कैसे तोड़ देंगे? आप कहेंगे मेरा एसेट जो है वो कितने का है, क्या उसने बताया हुआ, कहता है हमारी एक ही विसिनिटी में है, एक जैसी बिल्डिंग्स हैं, तो इसका मतलब है एक जैसी हुई। तो क्या करेंगे, हम 4 पर तकसीम कर देंगे उसको। एक बिल्डिंग बिक रही है ना, और टोटल 4 थी, तो मैं 272 को क्या करूँगा, तो मेरा क्या चीज़ आ जाएगी, 68 आ जाएगा। 17 को तकसीम करूँगा 4 पर, क्या आ जाएगा, 4.25 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 272 में से 68 पूरे हो गए, तो बाकी कितने बच गए, 204। मीन्स आप इसका एक हिस्सा इधर ले आएंगे, एक हिस्सा इधर ले जाएंगे, 2 हिस्से कर देंगे। इसी तरह से यूएन सरप्लस का एक हिस्सा इधर आ जाएगा, दूसरा हिस्सा इधर चला जाएगा, 2 हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, अब आगे 3 काम आ रहे हैं। एक है डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट, पहला काम 6 महीने की डेप्रीसिएशन। उसके लिए ये हमारे पास 68 है। यहाँ पर रिमेनिंग लाइफ हम मालूम की हुई है, कितनी थी जी, 17 साल थी। डिवाइड बाय 17 करेंगे, 68 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 2 आ जाएगा। इसी तरह से 4.25 तकसीम 17 ज़रब 6.12 ये आ जाएगा। पहला काम। दूसरा काम, आप इसकी WDV ऑफ डिस्पोजल गेट आउट बोल देंगे, क्योंकि एसेट को क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना। तो ये सारे का सारा गेट आउट हो जाएगा, निल कर देंगे इसको। ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिवैल्यूड अमाउंट, एक इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, 2 हिस्से। रिवैल्यूड अमाउंट इसकी 68 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इसकी 2 है। डन हो गया जी। तो ये 2 हिस्से आपने कर दिए। अब अगली चीज़, अब आप आएंगे, तीसरा काम आपका है रिमेनिंग एसेट की डेप्रीसिएशन। इसके लिए हमारे पास ये 204 है, तकसीम 17 करेंगे 12 आ जाएगा, 12.75 है,
तकसीम 17 करेंगे 0.75 आ जाएगा। यह आपने काम किया, आपकी वर्किंग क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। अब आपने बनाना है इसका नोट। तो आखिरी साल का नोट पहले बनाते हैं। किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या, क्यों बेटा जी, रीवैलिड अमाउंट पर मौजूद होता है। किस पर होता है? किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैलिड अमाउंट पर मौजूद होता है। तो हम देखेंगे हमारा साल कौन सा है, कौन सा साल कर रहे हैं हम, 2015 ये वाला करने लगे हैं। क्वेश्चन से पूछेंगे, क्वेश्चन बताओ 31 दिसंबर 14 पिछले साल के एंड पर हमारा एसेट किस पर मौजूद था, क्वेश्चन से पूछेंगे। यहां पर जाएंगे, क्या 31 दिसंबर 14 पर मेरा एसेट 252 पे मौजूद है? यस सर। 31 दिसंबर 15 पर मेरा एसेट कितने पर मौजूद है? 252 पर मौजूद है। 31 दिसंबर 14 पर ईयर एंड पर 252 पर मौजूद है। मेरा पिछले साल का क्लोजिंग, इसका मतलब है 252 पर होगा। कॉस्ट उसकी क्या, उसकी कॉस्ट मैं ओपनिंग क्या लिख लूंगा, 252। रीवैलिड अमाउंट डेफिनेटली किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी या कॉस्ट पर मौजूद है या रीवैलिड। अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रीवैलिड अमाउंट। देखना है ईयर एंड के ऊपर। 31 दिसंबर 14 जहां पर फाल कर रहा था, मैंने देखा 31 दिसंबर 14 कहां पे है, वो दरमियान में था। 1 जनवरी 15 नहीं लेना, वो साल के शुरू में रिवैल्यू हो रहा है। तो 31 दिसंबर 14 पर पिछली रिवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद है 252। मैंने ओपनिंग उठाया, लिख दिया। मुझे सिर्फ 1 साल का कहा हुआ है, मैं एज्यूम क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 1 साल का कहा हुआ है, 2015। दैट्स ऑल द गेम। 252 उठाया, लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है जो वर्किंग बनाई है आपने, उधर आना है। आपने क्या करना है? वर्किंग पे आना है, अपना निशान लगाना है आपने। 31 दिसंबर 15 और पिछला 31 दिसंबर 14। अब आप आए 31 दिसंबर 14 के ऊपर, आपने कहा ये क्या चीज़ है, WDV 238। और इससे पहले जो रिवैल्यूड अमाउंट आपने सेलेक्ट किया है वो कौन सी है, 252। इन दोनों के दरमियान में एक्यूमुलेट डेप्रीसिएशन कौन सी है, ये क्या होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ओपनिंग। ये सेलेक्ट की थी ना मैंने। यस सर। 252 और 31 दिसंबर 14 पे है क्या कैरिंग अमाउंट, 238। दोनों का डिफरेंस ये 14 चार्ज हुआ है। ये क्या है, मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग। जाऊंगा मैं और जाके करूंगा, यहां पर 14 लिख दूंगा। पहला काम हो गया मेरा, दोनों के ओपनिंग लिखे गई। अगला काम स्टेप बाय स्टेप, यहां से ऑनवर्ड क्या हुआ है, रीवैल्यू है। तो रिवैल्यूएशन के वक्त सबसे पहला काम हवाई एंट्री। हवाई एंट्री एलिमिनेशन हमारी इस वर्किंग में नजर नहीं आती, इसलिए इसका नाम क्या है, हवाई एंट्री। तो वो कितनी है, साल के शुरू में ही हुई है, 14 चार्ज हुई है। इस रिवैल्यूएशन से पिछली रिवैल्यूएशन के दरमियान में जितनी चार्ज हुई है वो 14 है। ठीक है जी, क्योंकि पिछली जब भी हुई होगी रिवैल्यूएशन, तब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फोत हो गई होगी, खत्म हो गई होगी, एलिमिनेट हो गई होगी। तो पिछली रिवैल्यूएशन और इस रिवैल्यूएशन के दरमियान में जितनी भी डेप्रिसिएशन आ रही है, अगर 2-2 साल के बाद हो रही है रिवैल्यूएशन तो 2 साल की आ जाएगी, अगर 3 साल के बाद हो रही है रिवैल्यूएशन 3 साल की आ जाएगी। तो 2 रिवैल्यूड अमाउंट के दरमियान में देखना होता है आपने। वो 14 चार्ज हो रही है, आप उठाएंगे 14 और जाकर ट्रांसफ़र मार देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आपने ये एलिमिनेट किया इधर से और इधर से भी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट की एंट्री पास कर दी। डेट वाइज चलना है, आपका काम हो जाएगा। डेट वाइज नहीं चलेंगे काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप जाएंगे अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या किया आपने, आपने रिवैल्यूएशन कर दी, 34 के साथ आपने बढ़ा दिया। उसके 2 पार्ट हैं, 17 और 17। रिवैल्यूएशन सरप्लस 17 और 17 प्रॉफिट एंड लॉस वाला।
फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली दो हिस्से यहाँ पर लिखे नहीं हुए मैंने। यहाँ पर आप एक देंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस का, एक हिस्सा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे 17, बहुत जल्दी हो तो 34 लिख दो, इतना टाइम होता है आपका, दो हिस्से कर सकते हो। 17 और 17 दो हिस्से करके लिख दोगे, एग्जामिनर के पैटर्न के ऊपर आंसर कर दोगे, और जो सा रिवर्सल ऑफ लॉस का डिस्क्लोजर देना है वो देना नहीं पड़ेगा, यहीं पे ही हो जाएगा, कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो 34 की बजाय क्या लिखे जाए, 17 और 17 दो चीज़ें। मैंने क्या किया, 34 से बढ़ा दिया, एसेट 34 से क्या हो गया, बढ़ गया। अब मैं पहुंच गया, अगला ये वाला एरिया है जो मुझे डील करना है। पहला काम मैंने ये किया, डेप्रीसिएशन चार्ज की है। क्या किया जी, मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज की है 2 की। मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं, 2 की डेप्रीसिएशन चार्ज कर देते हैं जाके, स्टेप बाय स्टेप। 2 की मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज की यहाँ पर, 2 की। नेक्स्ट में बढ़ा, अगला काम डिस्पोजल। 66 के 2 हिस्से हैं, एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और एक है उसकी रिवैल्यूड अमाउंट। हमें एंट्री पास करनी होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, एसेट की रिवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट, गेन लॉस क्रेडिट। ठीक, गेन क्रेडिट, लॉस डेबिट। अब रिवैल्यूड अमाउंट 68 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2 है, 80 में बेचा है, गेन आ जाएगा आपका, ये जनरेटरी होगी। तो मुझे ये 2 लाइंस लिखनी है, दोनों अलग अलग। 68 को एसेट के ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में और 2 को कहां पर, और ये मेरी इसके बाद ही मुझे मिल जाएगी। ये टॉप पे क्या मिल रही है मुझे, रिवैल्यूड अमाउंट, और उसके बाद मुझे क्या मिल रही है, डेप्रीसिएशन जो मैं चार्ज कर चुका हूं। तो मैं 2 जगहों पे जाऊंगा और 2 जगहों पे जाके क्या कर रहा हूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल दी मैंने, सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं, डिस्पोजल कॉस्ट निकाल दी, और ये मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल दी। तरतीब से मेरी डिस्पोजल की कहानी ख़त्म हो गई। अब मेरा काम है, अगला काम जो मैंने काम किया हुआ है, वो मैंने काम किया हुआ है इस कॉलम के अंदर मैंने डेप्रीसिएशन मज़ीद चार्ज की हुई है 12 की। मैं जाऊंगा और जाकर ये 12 यहाँ पर जाकर लिख दूंगा, 2 जमा 12, 14 को छोड़ो मारो गोली, ऐसे प्रेजेंट करो, 2 जमा 12। एग्जामिनेशन स्टाइल की बात कर रहा हूँ, 2 जमा 12 कहानी ख़त्म। मेरा कहाँ से चीज़ें मैच करनी चाहिए, क्रॉस वेरीफाई क्या होगा, मेरा क्लोजिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्या है, बाकी रह जाने वाला 204, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या है, बाकी की 12। डन, हंसते रहो हंसते रहो, बाहर बंदा आके ਤੁਹਾਡਾ इंतज़ार करता पे है कि सर कदों ख़त्म कर देने। 204 और क्लोजिंग 12, बुक वैल्यू मैच होगी किससे, 192 से। आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मैच हो जाएंगी। अगला नोट इंपॉर्टेंट कौन सा बताया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला, मूवमेंट बतानी है किस साल की, करंट ईयर की। कहां से बनेगा, ये कॉलम है, कहां से शुरू होगा, ओपन, लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्या है, 0। लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्या है, 0। यहां से शुरू होगा, कितना बना, 17 का, 17 का क्रिएट हुआ। आउट कितना हुआ, 1 इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की वजह से, ये इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की वजह से, ये डिस्पोजल की वजह से। एंड पर बचेगा कौन सा, 12। नोट पता नहीं मैंने बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ, शायद नहीं बनाया होगा, पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था तो वो एज इट इज़ चला गया। रिवैल्यूएशन सरप्लस का नोट,
ओपनिंग आएगा 17, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन ओपनिंग आएगा 0, क्रिएट हुआ है कितना 17, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन डिस्पोजल की वजह से, और क्लोजिंग कितना है 12, क्लोजिंग कितना है, वर्किंग से देख के लिखो, रिवर्स बैक करो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, मैच करेगा। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन 0.75 और 0.125 ये जमा कर दोगे, ये क्या है डिस्पोजल की 4.125, डिस्पोजल की वजह से 4.125, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग निकाल दो, वही वाली आंसर आ जाएगा। ये आपका नोट तैयार हो गया, देख के कहानी ख़त्म, पैसा हजम। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।